नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रारंभिक गद्य की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन 4 कवियों या लेखकों का नाम स्पेशली परीक्षा में पूछा जाता है, उन चारों कवियों और लेखकों, गद्य के लेखकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुंशी सदासुख लाल नियाज है, इंशाअल्लाह खां है, लल्लू लाल है और शादल मिश्र है। इन चारों के बारे में तो देखिए, अब हम चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वो 1800 ईस्वी में हुई। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, और ये 1854 तक निरंतर कार्यरत रही थी। इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली। पूरा नाम था लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना करने के पीछे देखिए, मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि वेलेजली ये चाहते थे कि भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं और साहित्य, कानून, ज्ञान विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बनाना चाहते थे। ये जो वेलेजली थे, उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य भाषाओं के साहित्य और कानून व ज्ञान विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं का सामान्य अध्ययन करने के लिए ही ये संस्था कारगर साबित हुई थी। यानी भारतीय भाषाओं का सामान्य अध्ययन का केंद्र के रूप में ही इसको मूल रूप से मान्यता मिली थी। ये कार्यरत रही थी ये संस्था, देखो, 1800 से 1854 तक। इन दोनों बातों का अच्छी तरीके से याद रखिएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1800 में और ये 1854 तक कार्यरत रही थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के सबसे पहले प्रोफेसर थे जॉन गिलक्राइस्ट। इनका पूरा नाम था जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। इनका पूरा नाम था जॉन गिलक्राइस्ट बार्थविक। ध्यान रखिएगा, ये हिंदुस्तानी भाषा के फोर्ट विलियम कॉलेज में पहले प्रोफेसर थे। पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो जॉन गिलक्राइट थे। जॉन गिलक्राइट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य है वो 1800 से लेकर के 1804 तक किया था। कब तक किया था? 1800 से 1804 तक। गिलक्राइट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू और रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। वैसे तो 6 पुस्तकें लिखी थी गिलक्राइट ने, परंतु ये महत्वपूर्ण है, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ये पुस्तक कई बार पूछी भी जाती है। इसमें उन्होंने हिंदी को, उर्दू को, रेखता को और हिंदुस्तानी को समान माना है। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइट को बहुत लोकप्रिय थी। पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली गिलक्राइट को प्रिय थी? तो हिंदुस्तानी शैली है वो गिलक्राइट को सर्वाधिक प्रिय थी। और गिलक्राइट ने खड़ी बोली है उसको टकसाली भाषा कह करके पुकारा। ये भी अच्छा कथन है। कई बार पूछा जाता है कि खड़ी बोली को गिलक्राइट ने क्या कहा? तो टकसाली भाषा कहा था। अब देखिए, गिलक्राइट की मुख्य रचना ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1790 में लिखी गई थी। ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट्री, ये 1798 ईस्वी में लिखी गई थी। द ओरिएंटल लैंग्विस्टिक, ये 1798 में लिखी गई थी। द हिंदी स्टोरी टेलर, ये 1802 में लिखी थी। द हिंदी डायरेक्टरी, ये 1802 में। एक और थी द हिंदी मैनुअल, द हिंदी मैनुअल नाम करके ऐसे था उसका, वो 1802 में वो लिखी थी। इन पुस्तकों को छपने वाली जो संस्था थी वो थी ओरिएंटल सेमिनरी। ये जो पुस्तक है, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट और ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और डिक्शनरी इंग्लिश एंड द हिंदुस्तानी, ये दोनों पुस्तकें हैं वो जॉन गिलक्राइट की हैं, और इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे देखिए, जॉन गिलक्राइट के बाद में हिंदुस्तानी के अन्य जो प्रोफेसर थे वो थे कैप्टन जेम्स
मोअट 1806 से 1808 तक, कैप्टन विलियम टेलर 1808 से 1823 तक, और मेजर विलियम प्राइस ये 1823 से 1831 तक। ये 3 प्रोफेसर बाद में नियुक्त हुए। विलियम प्राइस जो थे उनके बाद में अन्य प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हुई, केवल मुंशी और पंडित वही हिंदुस्तानी का अध्यापन कार्य करवाते रहे थे। विलियम प्राइस अंतिम प्रोफेसर थे हिंदुस्तानी के, उनके बाद में मुंशी और पंडित लोग ही हिंदुस्तानी का अध्यापन कार्य करवाते थे। अब देखिए जो 4 जो लेखक हैं उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, मुंशी सदा सुखलाल नियाज इनका उपनाम है, उर्दू में ये निसार के उपनाम से भी लिखते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशा अल्लाह खां जो हैं, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। एक बार प्रश्न पूछा गया है, इन चारों लेखकों के नाम दिए गए थे 2-2 के जोड़े के रूप में कि किसका फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशा अल्लाह खां, इन दोनों का फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं था, इनका फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो हैं उनका जन्म 1746 में और मृत्यु 1824 में थी। ये दिल्ली के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। इनकी प्रसिद्ध रचना सुख सागर और मुंत खबूत त्वारिख, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये जो सुख सागर रचना है अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो मुंशी सदा सुख, इसमें भी सुख आ रहा है, यहाँ पे भी सुख आ रहा है, तो सुख शब्द दोनों में कॉमन है। इसका मतलब मुंशी सदा सुखलाल नियाज की कौन सी रचना है? सुख सागर। एक अन्य रचना भी है प्रेम सागर। प्रेम सागर ध्यान रखिएगा लल्लू लाल की रचना है। सुख सुख से जुड़ जाएगा ना तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है वो सुख सागर है। इसमें देखिए क्या है, आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को पंडितोपन की भाषा कहा। यह कथन अक्सर पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने इन 4 गद्य लेखकों की भाषा में किसकी भाषा को पंडितोपन कहा है? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की भाषा में। उर्दू में ये निसार के उपनाम से लिखते थे, मैंने पीछे बताया था। उर्दू में मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं वो निसार के उपनाम से लिखते थे। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रस्म और रिवाज बाका का दुनिया से उठ गया, कि रस्म और रिवाज है वो भाषा से संबंधित वो दुनिया से सदा सदा के लिए उठ गया। इन तीनों कथनों को अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों कथन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज से संबंधित 4 बातें याद रखनी है अपन को। सुख सागर इनकी रचना है, आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को पंडितापन की भाषा कहा है, उर्दू में निसार के उपनाम से लिखते थे। दूसरा ये कथन रस्म और रिवाज बाका का दुनिया से उठ गया। ये बातें बस याद रखनी है। 3 ही बातें, यही 3 बातें हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि सुख सागर इनकी रचना न होकर के इनका उपनाम था। यह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का फैलाया हुआ एक भ्रम है कि सुख सागर है वो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की किताब है, जबकि ये इनकी पुस्तक नहीं है, ये बच्चन सिंह इनका उपनाम मानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरे हैं सैयद इंशा अल्लाह खां। 1756 में जन्म हुआ, 1817 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये लखनऊ के रहने वाले थे, पहले दिल्ली के थे, बाद में लखनऊ बस गए। इनकी प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी, दूसरा नाम है उसका उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी, दूसरा नाम उदयभान चरित, 1803 में लिखी गई है। इनके लिए प्रसिद्ध कथन है, अच्छे से याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल है न पुट, यानी केवल ये जो मैंने रचना लिखी है रानी केतकी की कहानी वो केवल और केवल किस में लिखी है? हिंदी में लिखी है। यह कहानी जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का कोई पुट नहीं है, किसी प्रकार की कोई बोली का मिश्रण मैंने इसमें नहीं किया है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी वो हास्य प्रधान है। ये अच्छा कथन है, पूछे जाने योग्य कथन है कि शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो हास्य प्रधान है। इंशाअल्लाह खां अपनी भाषाओं को 3 प्रकार के शब्दों से बिल्कुल मुक्त रखा है इन्होंने। एक तो बाहर की बोली के, जो कि अरबी, फारसी और तुर्की यानी विदेशी भाषाओं के शब्द नहीं लिए। गंवारी, ब्रज और अवधी उन भाषाओं के शब्द नहीं लिए। बाकापन, इसमें संस्कृत शब्दों का मेल होता है, वो भी इसमें नहीं लिए। सिर्फ और सिर्फ रानी केतकी की कहानी जो रचना है उसमें उन्होंने हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग किया है। ये याद रखिएगा ये कथन कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पूट। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, यही अक्सर एग्जाम्स में
पूछा जाता है। दूसरी बात, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं वो आपको समझ में आराम से आ रही हैं। ठीक है, अब लल्लू लाल जी हैं। अब देखिए, लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अब देखो, इनका भी बड़ा कंफ्यूज रहता है विद्यार्थियों के। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज, तीन शब्द है ना इसमें, ठीक है ना। तो लल्लू लाल सदल मिश्र, दो दो अलग अलग है ना, लल्लू और लाल, सदल और मिश्र। तो ये दो दो जो शब्द हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रखते हैं, यानी उनका संबंध इससे था। लल्लू लाल और सदल मिश्र यहाँ पर हिंदुस्तानी के अध्यापन कार्य उन्होंने करवाया था। आई बात समझ में? फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसमें ये दो दो शब्दों वाले लल्लू लाल और सदल मिश्र, न कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज या फिर इंशा अल्लाह खां, वो दोनों का संबंध इस कॉलेज से नहीं था। लल्लू लाल का जन्म 1763 में 1825 में देहांत हो गया। आगरा के रहने वाले थे, गुजराती पंडित यानी ब्राह्मण थे। इनकी रचनाएं थी सिंहासन बतीशी, वेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, लताइफ ई हिंदवी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभाविलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका ध्यान रखिएगा मित्रों, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका, आगे मैंने लिखा भी है। लाल चंद्रिका वो बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है, अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, इन्होंने 1802 से 1823 तक फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में अध्यापन का कार्य करवाया था। कब से कब तक? 1802 से लेकर के 1823 तक लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन कार्य इन्होंने करवाया था। अब देखो, इनकी एकमात्र मौलिक जो ग्रंथ है वो है ब्रजभाषा का व्याकरण माना जाता है। एकमात्र मौलिक रचना ब्रजभाषा का व्याकरण माना जाता है। प्रेम सागर शुद्ध खड़ी बोली की रचना है। प्रेम सागर, पीछे अपन ने सुख सागर की चर्चा की थी, वो है मुंशी सदा सुखलाल नियाज की, जबकि प्रेम सागर है वो लल्लू लाल की है। इसमें शुद्ध खड़ी बोली की रचना है, जिसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन किया गया है। प्रेम सागर में किसका है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहकर के पुकारा है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि प्रेम सागर की रचना लिखते हुए मैंने यामिनी भाषा को काफी बाहर रखा है, यानी दूर रखा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सारांश रूप से ये कहा जा सकता है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथावार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है। यानी इनकी जो भाषा है वो हमेशा व्यवहार में लेने के लायक नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, न ही संबंध में विचारधारा के योग्य, न ही इस भाषा में अपन विचार विमर्श कर सकते हैं, यानी बातें कर सकते हैं। लल्लू लाल जी ने 1802 में राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया था। अच्छा प्रश्न है, अच्छा कथन है कि लल्लू लाल जी ने राजनीतिक नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया था। हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद किस नाम से किया? राजनीति नाम से किया था। इन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद में आगरा में एक संस्कृत प्रेस खोला, उसका नाम क्या था? संस्कृत प्रेस था। ये दोनों बातें अच्छी हैं। ये तीन चार बातें ध्यान रखनी है कि लाल चंद्रिका वो बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। इनका मौलिक ग्रंथ ब्रजभाषा व्याकरण माना जाता है। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है जो मगभागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। उर्दू को इन्होंने यामिनी भाषा कह करके पुकारा है। और हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा में अनुवाद राजनीतिक शीर्षक से किया था, यानी राजनीति नाम से किया था। और आगरा में एक प्रेस खोला था, वो संस्कृत प्रेस नाम से खोला था। आशा करता हूँ कि इनके बारे में भी अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट नज़र आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए, अंतिम है सदल मिश्र। ये बिहार के रहने वाले थे। 1768 में जन्म हुआ, 1848 में देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचना नासिकेतोप्याख्यान है, इसका दूसरा नाम चंद्रावली है। नासिकेतोप्याख्यान का नाम क्या है? चंद्रावली। और दूसरी रचना है रामचरित। ये जो रचना है वो अध्यात्म रामायण पर आधारित है और 7 कांडों में विभक्त है। अब देखो, सदल मिश्र ने नासिकेतोप्याख्यान और चंद्रावली की रचना, ये जो नासिकेतोप्याख्यान है इसका दूसरा नाम है चंद्रावली। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है चंद्रावली नाम है। ये जो यजुर्वेद है उसकी आधार पर एक कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बना करके लिखी गई, खड़ी बोली में लिखी गई है। ये किसी मतलब अधिकारी के दबाव में आकर के या उनके कहने पर उन्होंने रचना नहीं लिखी थी, बल्कि अपने स्वतंत्र मत से अपने ये रचना लिखी थी सदल मिश्र के द्वारा। ठीक है ना। जैसे रानी केतकी की कहानी है वो, उसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। उसी प्रकार से नासिकेतोप्याख्यान है, उसका दूसरा नाम चंद्रावली है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और ये जो नासिकेतोप्याख्यान है वो यजुर्वेद में
एक कठोपनिषद है, उसमें वर्णित एक नचिकेता की कथा को आधार बना करके लिखी गई खड़ी बोली गद्य में लिखी थी। रामचरित जो रचना वो आध्यात्म रामायण आपको मैंने पीछे बताया उस पर आधारित है और यह रचना 7 कांडों में विभक्त है। ये जो जॉन गिलक्रास्ट की प्रेरणा से लिखी थी, ये जो रचना उन्होंने किसके प्रेरणा से लिखी थी? जॉन गिलक्रास्ट की प्रेरणा से ये रचना उन्होंने लिखी थी। जॉन गिलक्रास्ट ने इनको प्रेरणा दी थी। ये जो लल्लूलाल हैं और सदल मिश्र हैं, इन दोनों को गिलक्रास्ट की प्रेरणा से ही खड़ी बोली गद्य में रचनाएं लिखी थी। गिलक्रास्ट ने उन कहा था इन दोनों को कि आपको ये रचना लिखनी है, तो तब इन्होंने लिखी। जबकि मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां उन्होंने स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली गद्य में पुस्तकें लिखी थी। और इन चारों लेखकों में ध्यान रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल नियाज का जो गद्य है वो सबसे अधिक परिमार्जित और शुद्ध माना है आचार्य शुक्ल ने। अगर बाई चांस परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि प्रारंभिक 4 गद्य लेखकों में सबसे शुद्ध और परिमार्जित गद्य किसका माना जाता है खड़ी बोली में, तो ध्यान रखिएगा मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य है वो शुद्ध माना जाता है। आशा करता हूं कि इन चारों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी अच्छे से पता चला होगा कि कहाँ से क्या प्रश्न आ सकता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले इस बात का कि आपको ये बात है वो समझ में नहीं आई है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।